हेलो स्टूडेंट्स। कल हम बात कर रहे थे जीवाणुओं के जनन के बारे में कि जीवाणु का पोषण के बारे में जाना था और जीवाणुओं के जनन के बारे में जाना था कि जीवाणु में पोषण और जनन कैसे होता है और किस विधि द्वारा होता है। तो जनन के बारे में हम क्या जाने थे कि जीवाणुओं में वर्दी और कायिक जनन होता है और उसके बाद उनमें अलैंगिक जनन होता है। आज बात करते हैं जीवाणु के आर्थिक महत्व की कि जीवाणु में आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, क्योंकि जीवाणु जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, तो इसीलिए उनका आर्थिक महत्व होता है। तो सबसे पहले क्या लाभदायक क्रियाएं होती हैं इनमें कि ये पहले भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। उर्वरता कैसे बढ़ाते हैं इसकी भूमि की, मैं आपको बताती हूँ कि भूमि में जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते रहते हैं कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में इस तरीके से चेंज करते रहते हैं, क्योंकि जो मुक्त नाइट्रोजन जो होती है, वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है वो मुक्त अवस्था में होती है। तो मुक्त नाइट्रोजन को ये अलग अलग नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि पौधे वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को सीधा प्रयोग में नहीं लाते, फिर उन यौगिक से ही अपने शरीर में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे कि अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट बनती है। अब उसके बाद आते हैं अमोनिकारक जीवाणु कि जब अमोनिया को स्थिरीकरण करेंगे तो अमोनिकारक जीवाणु हो गए कि कौन कौन से इसका स्थिरीकरण करेंगे। क्या होता है कि ये जीवाणु जो होते हैं प्रोटीन मुक्त पदार्थों को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। अब जो मुक्त अमोनिया होती है वो CO2 के साथ मिलकर अमोनियम कार्बोनेट बनाती है और कुछ पौधे इसमें ऐसे भी होते हैं जो अमोनिया के यौगिक को नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में यूज करते हैं। यानी कि अमोनिया क्या हुई, वो CO2 के साथ मिली, उसने क्या करा, अमोनियम कार्बोनेट बना लिया। उसके बाद इसमें भी कुछ प्लांट ऐसे आ जाते हैं जो अमोनिया के जो यौगिक होते हैं उसको नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उनके एग्जाम्पल है जैसे कि बेसिलस मार्कोडिस और बेसिलस रोमोसम। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, अमोनिया के यौगिक को नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं और ये अमोनिकारक जीवाणु है। ठीक है, अब इसमें दूसरा आता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु अब कौन से होते हैं। तो इसमें आता है एग्जाम्पल हमारा राइजोबियम कि राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है हमारा। ये क्या करता है, ये सभी दलहनी पौधे जो होती हैं, दलहनी पौधों के बारे में हमने बात करी थी कि इनकी जड़ों में पाया जाता है ये जो राइजोबियम होता है, ये इनको NO2 यानी कि नाइट्रोजन प्रदान करता है और दलहनी पौधे इसको अपनी जड़ में रहने की जगह देते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक हो गए। ठीक है, कि ये सभी दलहनी पौधों की जड़ में पाए जाते हैं और ये सभी दाल वाले पौधे हैं जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से आते हैं। ठीक है, इसका और क्या करते हैं, मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में लेते हैं और नाइट्रेट को नाइट्राइट में चेंज करते हैं ये। इसका एग्जाम्पल है सहजीवी जीवाणु। तो सहजीवी जीवाणु भी बोलते हैं इसको, सहजीवी के बारे में हमने बात करी थी, जब दलहनी पौधे की जड़ में पाया गया तो सहजीवी जीवाणु हो गए जब दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जो हम पोषण में वो बात कर रहे थे कि सहजीवी जीवाणु क्या होते हैं जो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम। अब आते हैं नाइट्रीफाइंग जीवाणु कौन से होते हैं। तो नाइट्रीफाइंग जीवाणु ये भी आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवाणु है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोसोमोनास जो जीवाणु होता है उसका क्या रोल होता है। तो पहली बात तो ये कि नाइट्रीफाइंग जीवाणु है। दूसरी बात ये कि जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा नाइट्रोबैक्टर है। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, यानी कि NO2 को NO3 में चेंज कर देगा। अब देखते हैं इसके उद्योगों में क्या महत्व है। भूमि में तो हमने देख लिया इसका महत्व, अब आता है इसका उद्योगों में भी इनके क्या महत्व होते हैं। उद्योगों में क्या महत्व है कि जो दूध से दही बनता है, हमने देखा है कि दूध से जब हम दूध में हल्का सा जामुन लगाते हैं उससे दही बन जाता है हमारा। दूध से दही बनता है वो भी बैक्टीरिया के कारण ही बनता है, और जो दूध में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो होता है लैक्टोबेसिलस, और उसमें जो एसिड पाया जाता है होता है लैक्टिक एसिड। दूध से जो दही बनता है उसके अंदर जो एसिड पाया जाता है वो होता है लैक्टिक एसिड, और बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबेसिलस। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड क्या होता है, यानी लैक्टिक एसिड में भी लैक्टोबेसिलस डेलब्रकी बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंसुलिन हमारा हार्मोन है, और इंटरफेरोन के बारे में हम चैप्टर में बात करेंगे आगे, ये आपके सिलेबस में है जिसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। तो इंसुलिन व इंटरफेरोन जो होता है वो कोलाई बैक्टीरिया होता है, ये उसके उससे इफेक्ट से वो करते हैं उद्योग में। ठीक है, अब आते हैं हमारे हानिकारक जीवाणु कि हमारे हानिकारक जीवाणु क्या होते हैं।
ये तो हमें पता ही होता है कि मनुष्य में रोग उत्पन्न होते हैं वो भी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, किसी को हैजा हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया की वजह से ही होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जैसे कि अभी हमारा वायरस चल रहा है कोरोना, तो क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया जो वायरस वगैरह ये सब हैं, ये हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं एक तरीके से। तो अब देखते हैं कि किस मनुष्य में कौन सी बीमारी है और कौन सी बीमारी किस जीवाणु से हो रही है। तो हैजा सबसे पहले लेते हैं। हैजा जो लोगों में नॉर्मली कभी भी हो जाता है, हैजा ज़्यादातर गर्मियों में मिलता है रोग देखने को। ये होता है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से। उसके बाद टिटनेस। टिटनेस यानी कि जो कोई कुत्ता वगैरह काट लेता है और कोई काट लेता है तो टिटनेस हो जाता है, तो वो किस जीवाणु से होता है? वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये जो होते हैं हमारे कुत्ते वगैरह, इनकी लार में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड होता है हमारे साल्मोनेला लाइफी से। ठीक है। उसके बाद काली खांसी होता है बोर्डोटेला पर्ट्यूसिस से। और डिफिथीरिया होता है हमारा कार्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरी। उसके बाद आता है हमारा निमोनिया। कि निमोनिया हमारा किससे होता है? निमोनिया होता है हमारे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा क्षय रोग। क्षय रोग किससे होता है? क्षय रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। और खाद्य विषाक्तता फूड पॉइजनिंग जो होती है वो होती है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम से। अब ये जो मैंने आपको रोग बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करने हैं आठों के आठों, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं हर बार, पूछ लिया जाता है। इसलिए मैंने आपको ज़रूरी ही बीमारी बताई है और ज़रूरी ही बैक्टीरियाज बताए हैं, वरना और भी बहुत सारी बीमारी और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जीवाणु द्वारा पौधे में होने वाले जो रोग हैं। पहला रोग होता है वो होता है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर रोग जो ये होता है जेंथोमोनाज सिट्राई से। और दूसरा होता है रिंग रॉट ऑफ पोटैटो। पोटैटो पर रिंग रॉट हो जाते हैं, ये होता है जेंथोमोनाज सिलिनेसेरियम से, सेलिनीसेरियम से। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है माइकोप्लाज्मा। कि ये भी हमारा इसी में है, मोनेरा जगत में ये माइकोप्लाज्मा। ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं कि जो पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका होती है उसको माइकोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि PPLO, प्लूरो प्न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। न्यूमोनिया नहीं, इसको निमोनिया भी बोलते हैं। इसमें पी जो होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि मोनेरा जगत में जितने भी जीवाणु होते हैं सबको प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखा गया था, क्योंकि इनमें कोशिकांग नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जो कि हम इसके सबसे पहले लक्षण में बात ही कर चुके थे। तो ये भी उसी जगत से आ रहा है, तो क्या हुआ कि इसमें भी वह सब नहीं पाया जाएगा। ठीक है। तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बिना O2 के जीवित नहीं रह सकते ये, बिना ऑक्सीजन के। पेनिसिलिन प्रतिजैविक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन पर, और इनका आनुवांशिक पदार्थ द्विकुंडलित होता है, यानी कि DNA जो होता है वो द्विकुंडलित होता है। अब आता है साइनोबैक्टीरिया होते हैं हमारे नील हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनका क्या रोल है? ये क्या करते हैं कि ये सरल प्लांट होता है, क्योंकि इनमें हरित लवक व कोशिकांग नहीं पाए जाते। सरल प्लांट एक सिंपल पादप होता है, इसमें हरित लवक व कोशिकांग नहीं पाए जाते। इनमें वर्णक के रूप में फाइकोसाइनिन पाया जाता है। ठीक है। और इसी की सहायता से हरे शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि जो फाइकोसाइनिन वर्णक है इसी की सहायता से जितने भी हरे शैवाल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जितनी भी हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाती है। नीले हरे शैवाल के लक्षण क्या है? सबसे पहले आता है इसका मुख्य वर्णक। इसके मुख्य वर्णक इसमें जो पाए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं? पहला आता है फाइकोसाइनिन, दूसरा C फाइकोसाइनिन, R फाइकोडिथ्रिन इसमें पाए जाते हैं वर्णक के रूप में। अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के लक्षण के बारे में कि इनके लक्षण इनमें क्या क्या होते हैं। इनमें भी कशाभिकाएं भी नहीं पाई जाती। इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, जो द्विपर्तीय होती है, और बाहरी आवरण पैक्टिक पदार्थों यानी कि पैक्टिक पदार्थों का बना होता है, और जो आंतरिक आवरण होता है वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। जो इनकी कोशिका भित्ति है वो म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की है और द्विपर्तीय होती है, और बाहरी आवरण पैक्टिक पदार्थों का, और आंतरिक आवरण जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है नोस्टोक, ऑक्सीलेटोरिया, स्पाइरुलिना और माइक्रोसिस्टिस। अब आते हैं नीलहरी शैवालों का आर्थिक महत्व क्या है। इनका भी आर्थिक महत्व और इनके भी हानिकारक प्रभाव है। सबसे पहले यूज होती है उत्पादक में,
तो उत्पादक में किस में यूज होती है? खाद्य पदार्थ में यूज होती है। एक आता है स्पाइरुलिना नामक, जो ये नीलरहित शैवाल होती है, खाने में यूज होती है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है, यानी कि 5,000 10,000 की एक टैबलेट मिलती है इसकी, जो हम खाते हैं में 70% प्रोटीन मिलती है। ठीक है, अब आता है हानिकारक प्रभाव। इसके हानिकारक प्रभाव क्या है? आपने देखा होगा पानी की टंकियाँ जो होती है उन पे ग्रीन ग्रीन सी काई जम जाती है एक तरीके से, या फिर कहीं भी जहाँ भी पानी डल जाए, गांव में बहुत जगह देखने को मिलता है, बारिश हो जाती है तो ग्रीन ग्रीन काई जम जाती है हर जगह, वो होती है हमारी नीलर शैवाल, वही होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पानी की टंकियों का क्षरण कर देते हैं ये। अब बात करते हैं एल्गल ब्लूम क्या होता है हमारा। एल्गल ब्लूम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये भी ग्रीन हरी, ये भी एल्गी में ही आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया की मात्रा जब अधिक हो जाए तो वहाँ का जल जो होता है वो सड़ने लगता है, और जल के सड़ने की वजह से वहाँ के जीवों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कभी कभी कि बहुत जगह हमने सुना है ऐसे कि अरे उस नदी में तो सारे जीव मर गए, सारी मछलियाँ मर गई। वो किसकी वजह से होता है? वो इसी वजह से होता है कि उसमें क्या होता है कि उसमें साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। और जब साइनोबैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होगा वो जल सड़ने लगेगा, और जब जल सड़ने लगेगा तो उसमें जो छोटे मोटे जीव होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो मर जाएंगे, और उसके बाद वो मर जाएंगे तो वहाँ पे गंदगी फैलेगी, पानी और ज़्यादा विषाक्त हो जाएगा। उसके बाद अगर उसको कोई पी लेता है तो फिर वो भी मरेगा। तो इसीलिए उस पानी को क्या करते हैं, साथ के साथ उसको साफ करवाते हैं, उसमें दोबारा से पानी का वो करवाते हैं, संचय। तो इसके एग्जाम्पल हैं एनाबेना और नोइस्टो। तो हमारा मोनेरा जगत आज पूरा हो गया, और कल हम अपना प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारा सेकंड वर्ग है।